हम खबर है आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए हैं। आमिर इलियास राना ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी आमिर साहब, दस्तखत कर दिए गए, सुबह से यही कशमकश जारी थी, दस्तखत किए जाएंगे या कोई एतराज़ आयद किया जाएगा, क्या कहते हैं इस पे? देखें, जाहिर है कि दस्तखत कर दिए गए हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पे वो आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनने का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ 27 तारीख को अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे जनरल साहिल शमशाद मिर्जा साहब, और फिर जनरल आसिम मुनीर सैयद 29 नवंबर को आर्मी चीफ के ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। तो ये जो सुबह जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से काबीना के अंदर दस्तखत किए गए और वहां पे आज सिर्फ वफाकी वज़रा और एडवाइजर्स को बुलाया गया था, स्पेशल असिस्टेंट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं बुलाए थे, सिर्फ आयशा गौस पाशा वहां पे आई हुई थी। और इसीलिए किया गया था कि जो काबीना का हिस्सा है उन लोगों को बुलाया जाए बाज़ाब्ता तौर पे। पब्लिकली सपोर्ट कल उनके इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म के हवाले की थी, फिर आईनी तौर पर उन्होंने भेजा। बहरहाल एक थोड़ा सा बदमज़ा उन्होंने काम किया सदर मुमलिकत ने, कि जिस तरह इमरान खान साहब ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो और वो मिलके खेलेंगे, तो वो खेल लिए। और सदर मुमलिकत ने जहां आइन में अपना हल्फ लिया था कि उनके पास जो चीजें इल्म में लाएंगी वो किसी और के इल्म में लाए बगैर उस पर काम करेंगे, उसकी तो उन्होंने पासदारी नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने लीडर की पासदारी की। आप ये देख लें कि शेख हसीना अहमद, जिन्होंने कल सुबह परसों जब रात समरी आई थी कि 6 के 6 सीनियर लोगों के नाम आ गए हैं, तो उन्होंने पहली सबमिशन दी थी कि सब मेरिट पे हैं और सब कुछ ठीक है। उसके बाद से वो खामोश थे और अब उन्होंने भी फौरी तौर पे अपना ट्वीट कर दिया कि ये इमरान खान की विक्ट्री शुरू हो चुकी हुई है। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान की विक्ट्री से ही, क्योंकि जाहिर है सदर मुमलिकत ने जाके उनका वो हिस्सा डालने की कोशिश की है जो उनका आईनी कानूनी तौर पर था नहीं। लेकिन सदर मुमलिकत ने यहाँ अपने ओथ को ब्रीच किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को ब्रीच किया, और अब वो थोड़ी देर में जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिल शमशाद मिर्जा के साथ मुलाकात भी करेंगे। अच्छा, मुलाकात में वो क्या होगा? जो सदर मुमलिकत जुलाई से कोशिश कर रहे थे जनरल बाजवा के साथ कि किसी तरीके से इमरान खान और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का रिप्रोचमा हो, जो कल अलविदाई स्पीच तक तो बिल्कुल नहीं हुआ था। एक नई शुरुआत होती, बहुत अच्छी हो जाती अगर सदर मुमलिकत फौरन साइन कर देते और उसके बाद बेशक इमरान खान से मिलते या इमरान खान इसको ट्वीट के जरिए सलाह देते। लेकिन अब जब ये सारा काम किया गया है तो बदमज़गी पैदा कर दी गई, एक हैजान बनाया गया, दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया गया। अब आप फिर वही बात करेंगे नए आर्मी चीफ से कि जी आप आ रहे हैं और संभाल लें मुल्क को। तो मेरा ख्याल है जो अब तक जनरल आसिम मुनीर के बारे में सब चीजें सामने आई हुई हैं वो ए पॉलिटिकल हैं, सियासत से दूर हैं। DGISI के तौर पे इमरान खान साहब की फैमिली के हवाले से उनके मामला के बारे में जो चीजें आई, उन्होंने वो अपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के गोशगुजार की, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बता दी। प्राइम मिनिस्टर ने उसके बदले में उन्हीं का ट्रांसफर करवा दिया जनरल बाजवा से कि मुझे ऐसा DGISI की चाहिए। आप ये देखें कि वो उस वक्त वहां मौजूद थे जहां लोग तवक्को करते थे, क्योंकि जाहिर है कि सीनियरिटी है, जब आज का दिन जो आ रहा है ये नंबर 1 पे होना था, जब ये DGISI थे, इनको भी पता था और इनका कैरियर भी दांव पे था, लेकिन इन्होंने अपने फर्ज को निभाना जरूरी समझा। फिर इनके खिलाफ एक मुसलसल कैंपेन चलती रही, मुसलसल लोगों से इल्जामात लगवाए गए। इन्होंने कभी किसी को ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग नहीं दी, ये कभी किसी के पीछे नहीं गए, किसी मीडिया उस पर नहीं गए, किसी सियासी जमात की तरफ नहीं गए, बल्कि अपने काम में लगे रहे। और आज जब शहबाज शरीफ साहब ने इनको सीनियरिटी में टॉप पोस्ट आने पे, जो कि असूल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के अंदर असूल यही है कि जो सीनियर लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव चुन ले, उन्होंने चुन लिया। और फिर अब वो नोटिफिकेशन जिसका इंतजार था वो सदर मुमलिकत ने कर भी दिया और मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। जाहिर है कि वो सुप्रीम कमांडर हैं, आईनी तौर पे वो उनको जाकर मिलेंगे और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिल लेंगे। प्राइम मिनिस्टर से आज मिलते हैं या उनके दौरे तुर्की के बाद मिलते हैं, क्योंकि रिवायत ये होती है कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है तो संभालने के बाद सदर मुमलिकत से होती है। लेकिन यहाँ सदर मुमलिकत चूंकि उल्टी गंगा बहाने के लिए बिल्कुल फिर रहे हैं, तो वो एहसान चढ़ाने की शायद कोशिश करेंगे इनके ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल में जवाब वही होगा कि सर वही कुछ होगा जो आइन और कानून कहता है। जो सुप्रीम कमांडर कहना चाहेंगे, और वो जाहिर है कि वो अपने लीडर के हवाले से बात करेंगे उनसे, तो उनको जवाब एक ही मिलेगा कि सर आइन और कानून के तहत हम चलेंगे। और 29 नवंबर को जब वो कमान संभाल लेंगे और उसके बाद वो पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसके नताइज सामने फिर उसके बाद आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे। और लग यही रहा है कि जब अफवाज पाकिस्तान ने एक
फैसला किया है कि हमने आइंदा आने वाली, जिसके अंदर पहले आने वाले जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन चुके हैं और 29 तारीख को वो अपनी कमान संभाल लेंगे, ये था कि हमने सियासत में नहीं जाना। और इसके ऊपर बहुत मुश्किल तरीके से बातचीत हुई। अब कहानियां बनाई जाएंगी, सारा कुछ कहा जाएगा कि इमरान खान कुछ कह रहे थे, अलवी साहब ने रोका है, बनाया है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को सब कुछ पता है कि कौन क्या कर रहा था, किसके इशारों पे कब कैसे असम्बलियां रुकवाने की बात हुई। फिर इमरान खान साहब जो बातें करते रहे मुसलसल कि मुझे पता है कि पिंडी और इस्लामाबाद में लड़ाई हो चुकी है, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ उनकी सीनियरिटी के ऊपर और मैं खामोश हूँ, मैं देखूंगा। लेकिन परसों जब जीएचक्यू तरफ से बाकायदा तौर पे 6 सीनियर जर्नलों के नाम आए तो इमरान खान साहब खामोश रहे और कल उन्होंने ये कहा कि वो और सदर आरिफ अलवी खेलेंगे। तो उन्होंने अपना खेल मुकम्मल कर लिया है। सदर मुमलिकत ने दस्तखत एडवाइस पर कर दिए हैं। जब एडवाइस पे दस्तखत कर दिए हैं तो अब बाकायदा तौर पे उसके जो मराइल हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडवाइस आएगी, वहां से वजारत दफा जाएगी, वजारत दफा नोटिफिकेशन निकालेगी और जो चेंज ऑफ कमान है वो 29 नवंबर को होनी है, वो फिर हो जाएगी जो टाइम के मुताबिक तय हुआ था। अब आप देख लें कि सुबह 11:15 बजे से लेके और अब तक क्या कुछ मंजर पेश हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी को इस बुरी तरह मीडिया पे डिस्कस करवाया गया है, आलमी मीडिया में मजाक बनवाया गया है, वो सिर्फ सदर मुमलिकत के उस रवैये की वजह से जो उन्होंने अपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उन सब की खिलाफ वर्जी में किया। आमिर साहब, बिलाखिर दस्तखत तो कर दिए गए हैं और समरी जो कि उनके पास आई थी, तो आप क्या समझते हैं मुल्क के अंदर जो इंस्टेबिलिटी थी, जो एक अजीब सी कशमकश थी, क्या अब वो बेहतर हो पाएगी? और जो फौज और जो इदारे की जानिब से वाजे की गई थी पॉलिसी कि अब सियासी तौर पर कोई भी उसके अंदर किसी तरीके से वो हिस्सा नहीं लेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले आर्मी चीफ और इदारा भी इसी तरह अपनी पॉलिसी पर कायम रहेंगे? मेरा ख्याल है कि चूंकि एक अनाउंसमेंट हुई और मैंने अभी जैसे आपको कहा कि जो पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा उसके फैसले और नताइज से। जाहिर है आर्मी चीफ का तो अपना जो कमांड का सिस्टम है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है। जब वो 29 को कमान संभालेंगे उस दिन जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डे, फरमाने इमरोज जारी होता है मुसल्लह अफवाज में, आर्मी चीफ की तरफ से तमाम फॉर्मेशन में हर जगहों पे पढ़ के सुनाया जाता है, जो भी आर्मी चीफ बनता है उसका एक मैसेज जारी होता है और उसके बाद जो पॉलिसी होती है वो कोर कॉन्फ्रेंस में होगी। लग यही रहा है कि अब मुसल्लह अफवाज में जिस कदर उनके खिलाफ ट्रोलिंग हुई है, आप देख लें कि जनरल सरफराज शहीद हुए हेलीकॉप्टर हादसे में और उनके खिलाफ एक पार्टी की तरफ से तो बाकायदा तौर पर बताया गया बार बार के उनकी तरफ से ट्वीट्स हुए, फिर वजाहतें दी गई, किस तरीके से आर्मी को रेडिक्यूल किया गया मुसलसल। और कल जाते हुए अलविदाई खिताब जो एक किस्म का कौम से खिताब था, जब वो शहदा की फैमिली के साथ खिताब कर रहे थे और पब्लिक को वो खिताब सुनवाया गया तो बताया गया कि एक झूठे बयानिए के साथ मुसल्लह अफवाज उसकी लीडरशिप पाकिस्तान के सारे इदारों को मतून किया गया। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को उसके बाद सबक सीखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खेलेंगे, वो खेल लिए। अब खेल आगे क्या होना है, एक तो उनका 26 तारीख को आना है, क्या वो आगे तकलीफ करके चले जाएंगे या वो समझेंगे कि मुझे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे प्रेशर डालना चाहिए इलेक्शन की डेट के लिए, क्योंकि जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो गुजरात से इमरान खान साहब से कह चुके कि अगर आपको इलेक्शन की डेट लेनी है, जल्दी करनी है, तो आपको हुकूमत से बात करनी है। और हुकूमत से बात करने के लिए उन्होंने एक दफा इमरान खान साहब के नामजद लोगों को मियां शहबाज शरीफ की काबीना के अराकीन के साथ बिठा दिया था और उसके बाद फिर बात रुक गई थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम साथ नहीं बैठेंगे, हम आपको बिठा सकते हैं। अब इससे अगला मरहला 29 नवंबर के बाद जनरल आसिम मुनीर ने करना है कि क्या वो ये काम करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उससे आर्मी चीफ ये कह के मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल पीछे हट जाएंगे कि हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करें, तो यहाँ पे किसी को जत्थों में आने की, जलसों में ला के कैपिटल पे कब्जे की तो कोई इजाजत नहीं देगा। ये भी एक फैसला मुसल्लह अफवाज कर चुकी हुई है कि जब वफाकी हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत उन्हें बुलाएगी तो हम फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए जाएंगे। और ये काम 2014 में भी हुआ था कि जो स्टेट की इमारतें हैं, ये स्टेट का एसेट्स हैं, असासा हैं और ये अलामतें हैं स्टेट की, यानी पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग हो, प्रेसिडेंसी की हो, पीएम हाउस की हो, सेक्रेटेरिएट हो, तो ये स्टेट की अलामतें होती हैं। और स्टेट के अंदर एक इदारा है पाक फौज का, जिसको आइन का आर्टिकल 245 इस बात के ताबे करता है कि जब हुकूमत समझे कि ऐसी सिचुएशन है तो वो उसकी मदद के लिए आए। और उसका बरमला ऐलान किया जा चुका हुआ है इस करने की 26 की डेट से पहले, जब लॉन्ग मार्च हुआ था।
لیکن ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کیا اس فیصلے کے بعد 26 کو پھر چڑھائی کی بات کریں گے، یا وہ کہیں گے اپنے اداروں سے دوبارہ اپیل کریں گے، ان کو میر جعفر صادق کہیں گے نہیں کہیں گے. اب بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو نیا ملے گا. بہت کچھ دیکھنے کو نیا ملے گا. عامر صاحب، نئے چیلنجز، کن نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے نئے آرمی چیف کو؟ بالکل ایک چیلنج تو سامنے ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جو انتہا درجے کی اس وقت انتہا پسندی، شدت پسندی اور برداشت کا مادہ نہ ہونے کا ہے. آپ دیکھیں کہ عمران خان وزیر اعظم بنے، شہباز شریف اور آصف علی زرداری دونوں نے اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے انہیں مساق معیشت کی آفر کی، وہ نہیں مانے. پورے 4.25 سال پورا ایک جذبہ انتقام جو ہے وہ نیب کے ساتھ ان کا چلتا رہا. سابق وزیر اعظم کو نواز شریف جب جیل میں موجود تھے اور مریم نواز کی کیس میں پہلے میں ضمانت ہو چکی ہوئی تھی، اور نواز شریف کو دوسرے کیس میں جو مشہور جج ارشد ملک والے میں سزا ہوئی تھی، وہاں ان کے سامنے کوٹ لکھپت سے اریسٹ کرایا اور ایک میسج دیا گیا ہم آپ کے لیے کوئی نرمی نہیں رکھتے، اور نیب نے اریسٹ کیا. لیکن بعد میں وہ کہنے لگے کہ نیب تو میرے کنٹرول میں نہیں تھا، وہ تو کوئی اور کنٹرول کرتا تھا، میں ایسے کام نہیں کرتا تھا. اب وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہی کہ انہوں نے عدم اعتماد کو بچانے کے لیے آرمی چیف کو بیسیکلی ایک قسم کا ایک بہت بڑا لالچ دیا کہ آپ کو لامتناہی میں ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں. آرمی چیف اس سے باہر نکل کے اس مرحلے تک آئے جو کل انہوں نے خطاب کیا، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بتا دی کہ کہاں کہاں ہمیں کیا کیا کہا گیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں. تو آگے بڑھنے کا راستہ اب نئے کماندار کے پاس ہوگا جو 29 نومبر کو پاکستان آرمی کی کمان سنبھال لیں گے. اس کے بعد یہ چیلنجز ان کے پاس اقتصادی بھی ہوں گے جو حکومتوں کو چلانے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی افواج بھی تو اقتصادی پرابلم سے دور نہیں رہتی، ہو نہیں سکتی. پاکستان کی سیکیورٹی، اقتصادی سلامتی، سیاسی استحکام کے ساتھ وابستہ ہے. یہ سب چیزیں اب مربوط ہو چکی ہیں، انٹر لنکڈ ہے. آپ ان کو کسی کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کام وہ کر لے. ہاں، اپنا اپنا کام کرنے کے لیے الیکشن تک جانا اور الیکشن کو شفاف، میرا خیال ہے اس میں آرمی چیف کا بڑا اہم رول ہوگا اور چیلنج بھی ہوگا کہ جو 2018 میں آر ٹی ایس کی وجہ سے فوج کی بدنامی ہوئی، جس کی کل وضاحت تو دینے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی جب آرمی چیف نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے فروری میں سیاست سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا کہ غیر آئینی کام نہیں کریں گے، تو انہوں نے ساتھ وہ سارے الزامات مان بھی دیے جو لگائے گئے تھے کہ آپ لوگوں کی طرف سے غلطیاں ہوئیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کا جو آپریشن تھا اسے لانچ کرنے کا اور اسے وزیر اعظم بنانے کا، پھر وہ ساری محبتیں 2 سال کے اندر اندر پوری ہو گئیں، اور پھر ان سے کہا گیا فروری میں جب وہ اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے کہ یہ لاسٹ ٹائم ہے کہ ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ خود اپنی بیساکھی بنیں، اپنے لوگوں کو منائیں اور چلائیں. جو کہ 1 سال کے اندر اندر ان کے ہاتھ سے سارے لوگ نکل گئے، نہ صرف اپنے اتحادی نہیں بلکہ اپنی پارٹی کے لوگ بھی نہیں آئے. اس کے بعد بے شک عمران خان صاحب آج اپنی مقبولیت کے عروج پہ ہیں جہاں وہ انتہا پستی پہ تھے عدم اعتماد سے پہلے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو فتح کرنے چلیں. آپ کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے اداروں کے ساتھ پاکستان کی جو بھی حکومت موجود ہو، جو بھی اپوزیشن لیڈر ہو، ان سب کو مل بیٹھ کے بات کرنے کا کلچر لانا ہوگا. یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا جنرل عاصم منیر کے لیے. ہم